तो एक वेडिंग फोटोग्राफी का जो इंडस्ट्री है ना, वो मैं आपको सीरियसली बताऊं, वो सिर्फ यूज़ करना जानता है। तो आप जैसे शूट और एडिट दोनों करते हो तो सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता है, एडिटिंग में या शूट्स में? और फर्स्ट टाइम मुझे एक यूट्यूबर ने पैसे दिए थे, 300 से 400 रुपये दिए थे। बहुत लोगों का कहना है कि एआई है तो एडिटर्स की जॉब जा रही है। अपनी वीडियोस के अंदर हम अगर 30 सेकंड भी बोल रहे हैं ना, उस 30 सेकंड से बस सामने वाले का फ़ायदा होना चाहिए। जो आने वाले वीडियो एडिटर हैं, फिल्म मेकर हैं, उनको कोई एडवाइस देनी हो तो आप क्या एडवाइस दोगे? हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट हैं मिस्टर गौरव श्रीवास्तव, जिनको आप इंस्टाग्राम पर स्टोरी टेलर एडिटर के नाम से जानते हैं। कैसे हो भाई? बहुत अच्छा कुलदीप भाई, कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया। थोड़ा ना अपने बारे में लोगों को बताओ, क्या करते हो? देखो, मैं वैसे तो मेन वीडियो एडिटिंग करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं सिनेमेटोग्राफी भी करता हूँ और मैं वेडिंग फोटोग्राफी से भी बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ। और मुझे ये करते हुए कम से कम 8 साल हो चुके हैं। मैं अपने लोकल एरियाज़ में ही पहले वर्क करता था, बट काम करते 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 पूरे इंडिया भर में अपना काम चल रहा है ठीक ठाक। दूसरा ये कि अभी बीच में मेरी हेल्प करी इंस्टाग्राम ने, जिसके थ्रू आप भी मुझसे मिल पाए, है ना। बाकी ऑडियंस भी मुझे थोड़ा बहुत जानती है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी वेडिंग फोटोग्राफी इंडस्ट्री मुझे जानती है, बट ये है कि हाँ 10 to 20% लोग जानते होंगे मेरे को, बिकॉज वेडिंग से रिलेटेड मैं वर्क करता रहता हूँ, तो उसके बारे में बताता रहता हूँ लोगों को। एंड जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहता है वो मैं अपने इंस्टाग्राम के थ्रू और यूट्यूब के थ्रू लोगों को शेयर करता रहता हूँ। तो आपने वीडियो एडिटिंग और सिनेमेटोग्राफी की शुरुआत कैसे करी और कब आपको लगा कि आपका ये पैशन है? देखो, मैं शुरू में जब यूट्यूबर्स को देखता था, स्टार्टिंग में क्या होता था ना कि इतना ज़्यादा हाइप था नहीं वीडियो एडिटिंग का। लोगों को ये लगता था कि हाँ ये बैकएंड का वर्क है और बहुत छोटा मोटा वर्क है, इतना ज़्यादा ना इसको सीरियसली लेते नहीं थे लोग। तो मुझे उस टाइम पे ना वीडियोस बनाने का बहुत शौक था। वीडियो एडिटिंग के बारे में मुझे नॉलेज नहीं थी, मुझे बस वीडियोस बनाने का शौक था। तो मेरे पास एक यूरेका का फ़ोन था उस टाइम पे ना। सैमसंग और ये एप्पल इतने ज़्यादा चलते भी नहीं थे उस टाइम पे, ब्लैकबेरी चलता था फ़ोन। तो ब्लैकबेरी के साथ साथ जो सस्ते फ़ोन होते थे वो होते थे चाइनीज़, वरना फिर ब्लैकबेरी। जैसे आज के टाइम पे क्या होता है, हमारे पास ये वीवो वो है और दूसरा हमारे पास एप्पल है। तो उस टाइम एप्पल होता नहीं था, ब्लैकबेरी होती, तो ब्लैकबेरी में कैमरा होता नहीं था इतना ज़्यादा, वो कीपैड्स के लिए फेमस था। तो हुआ ऐसा कि अब जब मैं वीडियो शूट बहुत ज़्यादा करता था, बट मुझे एडिटिंग नहीं आती थी। तो अब हुआ ये कि मेरे को वो आउटपुट अच्छा निकाल के लोगों को दिखाना, प्रेजेंट करना था अच्छा। तो प्रेजेंट करने के चक्कर में ना मुझे एडिटिंग करना पड़ता था। और मैं सिर्फ उस टाइम पे भी यही फोकस करता था कि कैसे भी करके मैं बस सामने वाले को इम्प्रेस कर सकूं अपनी वीडियोस को दिखाकर, कि हाँ देखो मैं ऐसी वीडियो शूट करता हूँ। अब जैसे अमित बढ़ाना उस टाइम पे बहुत फेमस हो रहे थे, बहुत। उस टाइम पे बीबी के वाइन्स बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे थे, उस टाइम पे उनके 1-1 मिलियन सब्सक्राइबर भी नहीं थे। तो मैं उनकी वीडियोस को देखता था और अपने वीडियोस में वो चीज़ लाने की कोशिश करता था। तो मुझे ये नहीं पता चल पा रहा था कि मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ और मैं उसको सीखता जा रहा हूँ दिन पर दिन, बट मेरे अंदर बस इतना था कि मुझे वीडियो प्रेजेंट करनी है और अच्छे तरीके से करनी है। और स्क्रिप्टिंग खुद करता था, शूट भी खुद करता था। तो इसके साथ साथ क्या हुआ, मुझे शूट के एंगल्स अपने आप समझ में आने लग गए। दूसरा, स्क्रिप्टिंग के थ्रू मुझे लाइनिंग से पता लग गया हमें पहले क्या बोलना है, बाद में क्या बोलना है। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे एडिटिंग का भी आइडिया होने लग गया कि अगर पहले ये चीज़ बोलूँगा तो एडिटिंग में भी मुझे ये चीज़ फेस करना पड़ेगा। तो साथ ही साथ मेरा एडिटिंग का काम चलता रहा। मुझे पता नहीं था कि मेरे को एडिटिंग से कभी ज़िंदगी में पैसा कमाने को मिलेगा या फिर मेरा पैशन बन जाएगा, लेकिन वीडियो अच्छा प्रेजेंट करना था, अच्छा शूट करना था, लोगों को हंसाना था, कोशिश यही थी। बट वो उस टाइम पे बिल्कुल भी चल नहीं पाया। सीरियसली बताऊँ मैं आपको, मेरे 2000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए, बट थैंक गॉड भगवान ने मुझे एक हुनर दे दिया कि हाँ मुझे वीडियो एडिटिंग आ गई साथ ही साथ। और फर्स्ट टाइम मुझे एक यूट्यूबर ने पैसे दिए थे, 300 से 400 रुपये दिए थे। उस टाइम पे क्रेज चला था प्रैंक शूट का। तो मैं सीपी में था, सीपी में क्या हो रहा था, शूट चल रहा था। तो वहाँ पर मैं बैठा ही था सिर्फ, तो वो लोग आपस में बात कर रहे थे एडिटर को लेके। तो मेरी उनसे जब बात हुई तो मैंने उनको बताया कि मुझे एडिटिंग तो आती है बट इतनी अच्छी नहीं आती। तो उन्होंने बोला कि करते क्या हो आप, दिखाओ मुझे एक बार। तो मैंने उनको अपने रिसेंट जो शूट करा था मैंने वो दिखाया। तो उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि प्रैंक्स में क्या होता है, बहुत सिंपल वीडियो होती है, शूट चल रहा है चलते रहेगा, बस कटिंग्स की ज़रूरत होती है। लेकिन जो मैं शूट करता था, एडिट करता था, उसे कहते थे वाइन्स, जिसके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती थी, साउंड इफेक्ट हो गए, है ना, और मल्टीपल क्लिप्स हो गए, मल्टीपल कैमरा एंगल्स हो गए, सारी चीज़ें होती थी। तो वो सारी चीज़ें मैंने उनको दिखाई कि मैं इतनी सारी चीज़ों को मिलाकर ये आउटपुट निकालता हूँ। तो उनको समझ में आया कि हाँ ये प्रैंक शूट हमारा जो है वो एडिट कर लेगा। तो उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम दिया, तो मैंने 300 से 400 रुपये चार्ज किए थे उस टाइम पे। कंटिन्यूसली 2-3 वीक चला मेरा उनके साथ। आपने स्टार्टिंग 300-400 से करी है? बिल्कुल, मैंने स्टार्टिंग जो था वो 300 से 400 रुपये से किया था। और वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि
उस टाइम पे मुझे शायद जॉब पे लग जाना चाहिए था, बट भगवान की दया से वो जॉब नहीं लग पाई। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे वो पहला अच्छी बात क्यों है? अच्छी बात इसलिए है क्योंकि जिस टाइम पे मुझे पैसे की ज़रूरत थी, उस टाइम पे मेरे को जॉब के अलावा कुछ दिख नहीं रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरे लिए जॉब बहुत इंपॉर्टेंट इस टाइम पे, और वही जो है मेरी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक कर सकता है। तो मैंने काफ़ी जगह ट्राई किया, बहुत से वेडिंग फोटोग्राफर्स थे, उनके पास गया। तो एक वेडिंग फोटोग्राफी का जो इंडस्ट्री है ना, वो मैं आपको सीरियसली बताऊँ, वो सिर्फ यूज़ करना जानता है। मेरे केस में देखो, मैं अपना केस का बता सकता हूँ, लोगों के केस में बहुत अलग डिफरेंट आउटपुट निकल सकता है, बट मेरे केस में क्या हुआ था, मैं वेडिंग फोटोग्राफर्स के पास जा रहा हूँ, उनके पास मैं बोल रहा हूँ मुझे काम चाहिए, एज अ असिस्टेंट रख लो आप मुझे, या फिर वीडियो एडिटर हायर कर लो। तो उनके जो कंटेंट होते थे, वीडियो एडिटिंग करने का जो स्टाइल होता था, वो मेरे से डिफरेंट था। ऐसा क्या था उनमें? क्योंकि देखो उस टाइम पे क्या था, तड़कीला भड़कीला चलता था उस टाइम पे, हाँ, कि बीट पे हाँ, तड़पक दड़क कलर। तो वो वेडिंग का नॉलेज मुझे इतना ज़्यादा था नहीं उस टाइम पे। मुझे नॉलेज था यूट्यूबर्स को लेके, कि प्रैंक शूट कैसे करते हैं, वाइन शूट कैसे करते हैं, साउंड इफेक्ट्स कैसे होते हैं। अब वो साउंड इफेक्ट, वो प्रैंक की शूट जो है ना, वो वेडिंग में काम नहीं करेगा, वो टेस्ट अलग है। और वो टेस्ट बिल्कुल नए हो गए ना फिर? मैं बिल्कुल नया हो गया था, वो मेरे लिए स्टार्टिंग ही पीरियड था बिल्कुल। beginner। तो वेडिंग फोटोग्राफी में क्या होता है ना, कि मैं उनके पास जा रहा हूँ काम मांगने के लिए, बट वो चाह रहे हैं कि मैं काम करूँ, बट मैं उतना काम करूँ जितने से उनकी हेल्प हो। इन द सेंस की ये कि मैं उनके लाइट पकड़ूँ, उनके सामानों का ख्याल रखूँ। इससे ज़्यादा मैं अगर कुछ करता हूँ तो उनको फिर प्रॉब्लम होगी कि ये नया बंदा आकर हमारी चीज़ों को जो छू रहा है, और बाई चांस अगर इससे गिर गया, इसने गलत कर दिया, डाटा फॉर्मेट हो गया, तो उनके लिए भी बहुत रिस्की है, और मेरे लिए तो है ही है। तो वो लोग इस चीज़ को नोटिस करते हुए सामने वाले बंदे पे इतना ज़्यादा भरोसा करते ही नहीं है। तो इससे होता क्या है, सामने वाला बंदा जो उठना चाह रहा है वो दब जाता, कहीं नहीं कर पाता। क्योंकि देखो स्टार्टिंग पीरियड में उसके पास भी 2-3 लाख रुपए तो होते नहीं है कि वो लगाकर सीधा वेडिंग इंडस्ट्री में आ जाए। और वेडिंग इंडस्ट्री में आने का मतलब ये नहीं है कि आपने 2-3 लाख रुपए लगाए और आप घुस गए। नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो मुझे नॉलेज भी नहीं थी, इक्विपमेंट्स भी नहीं थे, तो मुझे जाना तो था फोटोग्राफी वीडियोग्राफी से रिलेटेड ही। लेकिन तो आपने असिस्ट किया था किसी को? हाँ, मैंने असिस्टेंट, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, देखो क्योंकि देखो सबके गुरु अपने आप में होते हैं, लेकिन मैं अपने आप को ही बोलता हूँ कि भाई मेरे को जो गुरु मिले थे वो गुरु भी थे, उन्होंने जो मेरे साथ किया वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी भी था। क्योंकि देखो अगर आपके साथ बुरा नहीं होगा तो अच्छा कैसे होगा फिर? ये तो है। तो मेरे साथ बुरा हुआ तो ही मेरे साथ आज अच्छा हो रहा है, ऐसा देखा जाए तो मैं गया सीखने के लिए, लेकिन मेरा 3 साल तक बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करा गया कि हाँ भाई तू सिर्फ इतना ही काम कर, लाइट देख, तुझे एडिटिंग के लिए नहीं बुलाया गया है, तुझे पैसा तो वैसे भी नहीं दे रहे हम उस चीज़ के, तो तू मत ही कर। बट मेरा ये कहना था भाई पैसे मत दो, एटलीस्ट बताओ तो सही, सिखाओ तो सही। सामने वाले सिखाते कम हैं, अपना काम पहले निकालते हैं। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, हो सकता है बहुत से फोटोग्राफर को बुरा लगे कि हाँ भाई ये तो बहुत गलत बोल रहा है, बट मेरे केस में ऐसा ही हुआ कि भाई मैं 3 साल तक एक के पास नहीं, कम से कम 10 लोगों के पास गया हूँ। कभी कभार मेरे पास देखो कैमरा नहीं था उस टाइम पे, लेकिन लाइट लेके आता था मैं अपनी, एक होती थी इमरजेंसी लाइट होती थी उस टाइम पे चला करती थी। उस टाइम पे चला करती थी, तो मैं 2000 रुपये की लाइट लेके आया था ताकि उनकी हेल्प हो सके। मैं लेकर गया और काम में उनकी हेल्प भी कर रहा हूँ कि देखो एटलीस्ट कैमरा तो नहीं, बट लाइट तो ले ली मैंने, एटलीस्ट बाद में कभी कैमरा ले लेंगे। तो मैंने लाइट लेके यूज़ कर रहा हूँ उनके शूट पे, वो लाइट गायब। अब जब मेरे पास कैमरा नहीं है तो उनको लगेगा भाई इस पे लाइट क्या करेगा, उड़ा दी पूरी लाइट। उसके बाद हाँ उन्होंने गायब करवा दी। और ये मेरे साथ देखो हर फोटोग्राफर ऐसा नहीं करता, मैं मोस्टली बताऊँ, कुछ होते हैं जिनकी वजह से मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो मेरे साथ जितने भी मिले वो सारे ही ऐसे थे। लेकिन वो हर लाइन में ऐसा होता है ना, कोई अच्छे होते कोई बुरे होते, अब टकराए आपको सारे बुरे ही। मेरे किस्मत में सारे बुरे निकले, और वो बुरे जो थे उन्होंने बहुत अच्छा करा, क्योंकि फिर मैं अपने आप में ही काम करने लग गया। तो मैंने OLX से फिर अपना एक PC उठाया 15,000 रुपये का, तो वहाँ पे भी एक फ्रॉड हुआ। मुझे जो दिखाई दिया, मुझे लगा भाई पूरा PC है, उसमें कैबिनेट है और मॉनिटर है और कीबोर्ड है, माउस है, तो मैंने भाई ले लिया उसे 15,000 रुपये में OLX में जॉब करके। तो अब हुआ ये कि जब मैंने, कितने साल पुरानी बात है ये हो गया कम से 7 साल, 7 साल पुरानी बात, 7 साल पुरानी बात है। तो वही धीरे धीरे पैसे जोड़ जाड़ के अपना एक PC लिया मैंने। तो मेरे साथ उसमें फ्रॉड क्या हुआ, उन्होंने मुझे सिर्फ कैबिनेट ही दिया है। हाँ, सिर्फ कैबिनेट ही दिया। कैबिनेट के अंदर का जो मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम जो होता है कुछ नहीं था। वो मेरे साथ सिस्टम चलेगा कैसे? तो प्रॉब्लम तो ये हुई ना, अब मैं खुश इस बात से था कि पहली बार PC लेने जा रहा हूँ। वो मैंने बार्गेनिंग करके चलो 15 से 13 तक तो ले आया था मैं वहाँ पे जब खड़ा हुआ। तो उन्होंने जो मुझे फोटो भेजी हुई थी उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ था। मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड था लेने के लिए कि मैं कुछ देखना ही नहीं चाह रहा था। मेरा बस ले आऊँ बस कैसे भी करके, क्योंकि मेरे घर पे बस एक बार PC आ जाए, फिर मैं खुद ही करूँगा जो करना है। गौरव भाई, मैं एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगा, जब आपने फर्स्ट टाइम एडिटिंग स्टार्ट करी तो आपके साथ क्या चैलेंजेस आए और उन चैलेंजेस को कैसे हैंडल करा आपने, थोड़ा डिटेल में बताना। देखो जब फर्स्ट टाइम मैंने एडिटिंग स्टार्ट की थी, वैसे तो मैंने प्रैंक शूट जो था वही से स्टार्ट किया था, लेकिन
करते करते वेडिंग में मैं आ चुका था। अब जब वेडिंग में आया तो जो मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें बहुत चैलेंजिंग लगने लगी थी। अब जब मेरे पास 2-3 कैमरे का डाटा आ रहा है, अब उन डाटा को देखना मुझे इतना इंपॉर्टेंट लगता नहीं था। मुझे लगता था कि सिर्फ एडिट में मज़ा आना चाहिए, तो मैं रैंडमली क्लिप उठाता था और इसका पछतावा मुझे बाद में होता था। क्यों? क्योंकि भाई बहुत सी चीज़ें ऐसी थी ना जो छूट जाती थी। हाँ। और उसके बाद क्लाइंट को पता रहता कि मैंने ऐसा किया था, बट वो तो दिखा नहीं इसमें, जबकि वो तो इतना यूनिक चीज़ था। और ये चीज़ मुझे ना बहुत लंबे टाइम करने के बाद ऐसा रियलाइज़ हुआ कि नहीं, एडिटिंग तो बाद का खेल है। पहला जो एडिट जो होगा वो अपने माइंड में होगा। पहले डाटा देखो, अपने माइंड में ही एडिट करो कि भाई पहला सॉन्ग ये लगेगा, दूसरा ये रहेगा, बीच में ये चीज़ होनी चाहिए, इस टाइप से ये हाइप बननी चाहिए लोगों के बीच में। का सबके साथ ये होता है, आधी एडिटिंग तो माइंड में ही हो जाती है। हाँ, आधी एडिटिंग जो है वो माइंड में ही हो जाए ना, तो फिर वो 100% निकल जाएगा। लेकिन हम पहले ही टाइमलाइन खोल दें और टाइमलाइन खोलने के बाद काम धड़ धड़ करना शुरू कर दे, 1 बाय 1 क्लिप लगाना शुरू कर दे, तो वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था उस टाइम के लिए मेरे लिए कि भाई इस चीज़ को समझने में मुझे टाइम लग गया। और जब तक मुझे समझ में आया उसके बाद फिर एडिटिंग करना मेरे लिए बहुत ईजी हो गया। मतलब अगर मुझे कोई एक प्रोजेक्ट दे रहा है, मैं पूरा एक दिन लूँगा, भले मैं उसको आधे दिन में ख़त्म कर दूँ, बट मेरे पास पूरा दिन रहता है। मैं आराम से देखता हूँ, आराम से बार बार देखूंगा, सोचूंगा कि क्या बना सकते हैं क्या नहीं बना सकते, और पूरे दिन भर में एक प्रोजेक्ट बहुत नीट एंड क्लीन निकल जाता है। लेकिन उस टाइम क्या होता था, काम तो मैं कर रहा हूँ 4-5 घंटे में, बट उस प्रोजेक्ट को क्लोज होने में कम से कम हफ्ता लग जा रहा है। तो ये जो आप बता रहे हो एडिटिंग का, ये आपने जॉब में करा था या फ्रीलांसिंग में करा था? देखो, शुरू में जो मैंने स्टार्ट किया था ना, वो मैंने जॉब के लिए ही सोचा था कि मुझे बस कोई पाल ले, रख ले कैसे भी करके भाई, और मुझे महीने का खर्चा दे दे। ताकि देखो, रेंटेज हो गए, इतने सारे रेंट होते थे उस टाइम पे, खर्चे होते थे अपने, और जब जवानी आती तो शौक भी होते हैं, जाहिर सी बात है, तो वो भी एक खर्चे काउंट करो। अब वो सब ना कहाँ से हो ये सब समझ में नहीं आता था उस टाइम। बस इतना पता था जॉब पे मुझे कोई रख ले और मुझे बस 20,000, 10,000, 30,000 कुछ तो दे, कि मेरे को पता लगे कि हाँ भाई मैं कहाँ कितना पानी में हूँ। एक तो खुद का नहीं पता होता शुरू में कि भाई मैं कितने पानी में हूँ। शुरू में हर कोई भटक ही रहा होता है, भटक ही रहा होता है, तो उसको यही नहीं पता होता मैं जो चार्ज करूँ क्या मैं सही चार्ज कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। अब कोई होता है कि नहीं भाई मेरे को तुम 15,000 दे दो, लेकिन बहुत लंबे टाइम बाद पता चला नहीं यार, मैं काम तो इसका लाखों का करके दे रहा हूँ, मैं 15,000 कमा रहा हूँ। तो मुझे खुद की इसका भी आइडिया नहीं था उस टाइम पे। लेकिन उस टाइम पे जॉब मेरे को नहीं मिल पाई। जिसके पास भी जॉब पे जाता था वो मुझसे अच्छा पैसा कमा तो लेता था, बट मुझे वो इतना नहीं देता था। अच्छा, तो मुझे दिखाई दिया भाई कि जॉब मेरे लिए नहीं बना हुआ है, तो मैं फिर ये चीज़ तो आप भी करते हो फिर अब अपने लेकिन मेरे केस में पता क्या है, मैं उनको सिखा रहा हूँ। मेरा जो अगर मैं इंस्टाग्राम पे भी अगर आप मेरे देखोगे तो वहां पर भी मैं लोगों को सिखा रहा हूँ। तो मोटिव सिखाने का सिर्फ इतना है कि जो चीज़ मैंने फेस करी वो सामने वाला ना फेस करे। क्योंकि वीडियो एडिटिंग ऐसी स्किल है भाई जिसमें ना बंदे को बिठा के भी बताओगे ना तो ही उसको समझ में आएगा। और ऐसा कोई चाहता नहीं अपना टाइम वेस्ट करे। तो भाई जितना मेरे को आता है मैं बताता जाता हूँ कि आप भी जान लो। अब सामने वाला बंदा वीडियो देख के या तो अपना टाइम पास करेगा या तो सीखेगा, वो सामने वाले की मेंटालिटी के ऊपर है। तो अब मैं बात करता हूँ वापस से कि जिस तरीके की मैंने आपको बताया कि मेरे को जॉब जब मैं करना चाह रहा था तो मुझे जॉब मिली नहीं। तो जब जॉब नहीं मिली तो मैंने सोचा मुझे खुद का ही करना है। तो मैंने फिर वही अपना एक पीसी जो बनाया था छोटा सा, उसी में ही बस प्रैंक शूट करना जो वही सबसे काम लेना शुरू कर दिया था। लेकिन धीरे धीरे अपने जो नियर बाय के जितने भी फोटोग्राफर्स थे ना उनको मैंने मेल करना शुरू कर दिया। उस टाइम पे मेल बहुत कम लोग चलाते थे तो रिस्पॉन्स ही नहीं आता था। उस टाइम पे फोटोग्राफर्स जो लोकल के फोटोग्राफर्स होते थे वो मेल कभी जिंदगी में खोलते ही नहीं थे। उनके लिए तो व्हाट्सअप मैसेज और टेक्स्ट मैसेज यही बहुत इंपॉर्टेंट था। हाँ भाई कोई क्लाइंट ने मैसेज तो नहीं किया, तो उनको फिर मैंने व्हाट्सअप पे मैसेज करना शुरू कर दिया एक पैटर्न बना के कि हाँ भाई इनका नाम ये है, मैं इतने साल से एक्सपीरियंस हूँ और मुझे ये काम आता है फ्रीलांसिंग के लिए मैंने मैसेज करना शुरू कर दिया। तो ऐसा होता 10 में से 1-2 लोगों ने हाँ कर दिया, फिर काम बुलाया, काम करने के बाद उनको अगर काम अच्छा लग गया तो वो पैसे देते थे, नहीं होता था तो नहीं देते थे। तो अब मैंने वहाँ पे क्या ट्रिक अपनाया कि भाई काम तो मैं कर रहा हूँ बट प्रॉब्लम ये हो रही है सामने वाला उसके पैसे नहीं दे रहा। अच्छा। तो मैंने प्रीव्यू लगाना शुरू कर दिया कि सामने से एडिटिंग आई, एडिट किया, एक प्रीव्यू लगाया, ओपेसिटी उसकी 50% की और रेंडर करके दे दिया। सामने वाला अगर हाँ भाई क्लाइंट ने हाँ करा या उसको खुद भी अच्छा लग रहा है तो भाई प्रीव्यू हटाओ, पैसे दो, लाओ पैसे दो। तो ये मेरे साथ था कि हाँ भाई अगर मुझे पैसे कमाने तो उस टाइम पे तो प्रीव्यू लगा के देने लग गया था मैं और पैसे अर्न होने लग गए फिर उसके बाद में। तो उस टाइम से लेके आज तक मैं फिर फ्रीलांसिंग में ही रहा हूँ। तो मतलब जॉब नहीं करी? फिर मैंने जॉब करी ही नहीं, मैंने 1 महीना भी कहीं जॉब नहीं करी आज तक ज़िंदगी में। अच्छा। हाँ, अगर मैंने जॉब करी है तो वो अपने एज अ जोमेटो कह सकते हो, किसी रेस्टोरेंट पे कह सकते हो, लेकिन वो मेरी इस इंडस्ट्री से अलग है।
आपने जोमेटो वगैरह में भी ट्राई करा था क्या? हाँ, मैंने उसमें, क्योंकि देखो अपने कोविड टाइम पे तो पता ही है, देखो सबकी हाँ, उस टाइम हवा पे तो टाइट सब थी, हाँ, ठीक है। अब उस टाइम पे वेडिंग्स तो ना के सब बराबर बंद हो थी, गया था उस टाइम सब तो। बंद हो रखा था। तो मेरे पास एडिटिंग का स्किल तो था, लेकिन एडिट करने के लिए डाटा नहीं था, तो एडिटर्स की भी लगी पड़ी थी। उस टाइम तो सभी की लगी पड़ी तो थी। उस टाइम पे मेरे पास एक बाइक थी, तो उस बाइक के मैं थ्रू सोचता था भाई कि कैसे भी करके पैसा कमाओ। तो मेरे पास एक आईडी बनी जोमेटो की, एक दोस्त की थी, तो उसने मुझे आईडी दी, तो उस आईडी के थ्रू मैंने फिर जोमेटो करना शुरू कर दिया। एक और चीज़ आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे हम कभी ना किसी को देख के मोटिवेट होकर हम कुछ ट्राई करते हैं करने को, कि इसको देख के हम ये कर लेते हैं, तो आपने भी कभी किसी को देख के एडिटिंग लाइन में आया था, या फिर मतलब रैंडमली कि मुझे एडिटर बनना ही बनना है? देखो मैंने ना किसी भी एक पर्सन को देख के कभी भी ये नहीं सोचा कि मुझे एडिटर बनना है। एडिटर मैं खुद से बना हूँ और खुद ही इसको आगे लेके जाना चाहूंगा। ना ही मेरे को मतलब सीखने को तो देखो पूरी चीजें हैं सीखने को, एक छोटा बच्चा हो तो उससे भी हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, बट मैं किसी एक पर्सन को नहीं कहूंगा कि इस पर्सन की वजह से ही मैं सीख पाया हूँ, वो पर्सन मैं खुद ही हूँ भाई। अच्छा। बट सिखाने को कहूँ तो भाई सबने ही सिखाया है, थोड़ा सब नहीं, थोड़ा कुछ। हाँ मतलब ये है कि सामने वाला कर रहा है, मैं देख रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ। अब मैं ये नहीं बोलूंगा ना कि इसने मुझे सिखाया है, वो मेरा टैलेंट था भाई कि मैं चोरी कर रहा हूँ सब और जगह से हाँ कैच करना। अपने आप को ही समझा रहा हूँ भाई इसने ऐसा किया तो तू भी ऐसा कर सकता है। अब जरूरी नहीं है मैं उससे पूछूं और उसका क्रेडिट दूं भाई कि नहीं आपने मुझे सिखा दिया ये चीज़। तो सिखाने वाला तो देखो कोई नहीं है, अपने आप ही। हर एडिटर को मैं ये बोलूंगा भाई आपको ही सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी है, तो ही आप अपने आप में कुछ नया कर सकते हो। सामने वाला आपको सिखाएगा तो आप उतना ही सीखोगे जितना उसने सिखाया है, पर जब चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे ना तो आप अपना भी माइंड जरूर लगाओगे। और एडिटिंग खेल ही माइंड का है। बिल्कुल। तो यही है कि हाँ मैंने जो, और अगर मोटिवेशन की कहो कि मोटिवेशन कहाँ से मिलता, तो मैं आपको बताऊं कि इस इंडस्ट्री से तो नहीं मिलता। देखो वेडिंग फोटोग्राफी अगर इंडस्ट्री देखे या फिर अपनी वीडियो एडिटिंग की इंडस्ट्री देखे, तो इसमें मुझे ऐसा कोई नहीं दिखता कि इनसे मैं मोटिवेशन लूँ। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं लोगों को ही देख के मैं बढ़ूँ, मैं रैपर्स को देख के बहुत मोटिवेट होता हूँ। तो आप रैपर क्यों नहीं बने? क्योंकि मेरे को रैपिंग नहीं आती, मेरे को एडिटिंग आती है। बट प्रॉब्लम ये है कि भाई मैं चीज़ों को समझता हूँ। रैपर्स क्या करते हैं, एक बहुत लोअर ग्राउंड से आते हैं। अगर आप एमयू बंटाई को, MC स्टैंड को देखो, है ना, ऐसे बहुत से रैपर्स हैं जो बहुत ग्राउंड से, जिनके पास ना मतलब वो, आप ये देखो ना कि उनके अंदर एक जुनून है, आर्ट है उनके अंदर की, आर्ट है उसके अंदर की। हाँ भाई मुझे करना है, किसी भी हाल में करना है। वो रैपिंग करते हैं और मैं उनको उस टाइम से जानता हूँ जिस टाइम पे उनको कोई नहीं जानता था। तब से फॉलो कर रहे हो? जब से फॉलो कर रहा हूँ। मतलब आप एडिटिंग लाइन में किसी को फॉलो नहीं करते? एडिटिंग लाइन में करता हूँ मैं। अब जैसे कि आप अगर GFX मेंटोर हैं हमारे, इनको मैं बहुत ज्यादा स्टार्टिंग से कर रहा हूँ। बट ये है कि इनके वीडियोस में जस्टिन ओडिसो ये सब हाँ ये उतना नहीं आता था, क्योंकि भाई देखो इतने अच्छे लेवल वालों को नहीं जानता था। लेकिन जो इजी बोलते थे, अब इजी बोलने वाला मुझे एक ही पर्सन लगा, वो था भाई GFX मेंटोर। वो पाकिस्तान के हैं, तो उनसे भी मेरी बात हुई थी, तो मैंने उनको थैंक्स के लिए मैसेज किया था कि सर आपकी वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा है, सिर्फ ये थैंक्स किया था। नहीं अच्छा डिटेलिंग में बताते हैं, जो भी चीज़ बताते हैं ना, वो एक तो उनकी इजी वर्ड जो है ना, हंसते बोलते हुए एक टीचर वाली जो होती है, वो मुझे बहुत पसंद आई है। तो उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। अब ये तो देखो वो सिंपल चीज़ें सिखाते हैं, वो ये नहीं बताते कि आपको करना क्या है, ये ऐसे कैसे बनाना है, वो आपको बताते हैं सॉफ्टवेयर कैसे चलाना है, इजी तरीका बताते हैं। हाँ अगर आप उनकी किसी भी वीडियो को ओपन करोगे ना, तो वो आपको सॉफ्टवेयर चलाने का तरीका बताएंगे, आपको एडिटिंग नहीं बताएंगे। कोई भी इंस्टीट्यूट जाओ चाहे कहीं पे भी जाओ, वो बस सिर्फ सॉफ्टवेयर सिखाते हैं। तो एडिटिंग तो आपके अंदर होती है ना स्किल। अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर सिखा रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो आपको सॉफ्टवेयर सिखा रहा है, एडिटिंग नहीं सिखा रहा है। वो तो आपकी खुद की क्रिएटिविटी होती है। चाहिए। तो यही है कि एडिटिंग जो आप कह रहे हो ना कि आपने कहाँ से सीखा, तो सीखने का तो देखो खुद के अंदर होता है। सॉफ्टवेयर तो देखो धीरे धीरे करके चलाना आ ही जाता है, बाकी हम लोगों को देख के सीखते हैं, वो भी बहुत जरूरी है। मोटिवेशन मुझे रैपर्स को देख के आती है, और जो गाने भी मैं सुनता हूँ, कृष्णा हो गया, रफ्तार हो गया, ये एमयू बंटाई हो गया, इनकी लाइंस में ना थोड़ा बहुत मैं फील करता हूँ कि हाँ भाई ग्राउंड पे सच्चाई होती है, तो वहाँ से मोटिवेशन मिलती है मुझे सीरियसली। तो इसलिए मैं रैपर्स को बहुत ज़्यादा सुनता हूँ, जितना मुझे ये लव वाले गाने बिल्कुल पसंद नहीं आते। शूट्स और एडिट दोनों आप करते हो, तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा होता है आपको? सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि जब मैं शूट कर रहा होता हूँ ना, तो मुझे बाद की चीज़ों का पता होता है कि हाँ भाई अगर मैं कैमरा इधर मूव कर रहा हूँ एंड देन सेकंड कैमरा मैं वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, इन एंड आउट, तो ट्रांजिशन मैं खुद बना रहा हूँ उस टाइम पे। तो एडिट करते वक्त मुझे आइडिया भाई कि मैंने क्यों किया है। एक एडिटर होता है वो शूट करता है तो बहुत अच्छा शूट करता है, या जो शूटर होता है वो एडिट करता है तो वो बहुत अच्छा एडिट करता है, क्योंकि दोनों चीज़ में उसकी परफेक्शन होती है। तो उस चीज़ का आपको तो बहुत फ़ायदा होता होगा। बिल्कुल होता ये है कि आप देखो कई बार मेरे पास ना एडिटिंग के लिए डाटा आते हैं, नो डाउट कैमरे वाले ने बहुत अच्छा काम करा है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये कि उसका माइंड उस टाइम पे क्या चल रहा था,
ये समझना ये जज मेरे लिए करना चाहिए उस टाइम पे। 100% पॉसिबल नहीं है। हो सकता है मैं उसकी चीज़ों को 50% समझ पाऊँ और 50% में अपना दिमाग लगाऊं, एंड देन फिर भी हम आउटपुट वो निकाल दे और क्लाइंट फाइनल कर दे। लेकिन जब शूट ही मैंने किया है और एडिट ही मैंने किया है, तो वहाँ पर जो मैंने माइंड चलाया है वही मैं एडिट में चलाऊंगा, और जो और आउटपुट खिल के आती है निकलेगा फिर। वो मेरा 100% निकलेगा। तो क्लाइंट जो है वो उसको हाँ करेगा ही करेगा, हाँ भाई पूरे एफर्ट्स लगे हैं शूट पे भी और एडिट पे भी। तो जहाँ एफर्ट्स लगते हैं वहाँ पे फाइनल तो होता ही है, जहाँ एफर्ट्स ही नहीं है, कोई मन ही नहीं है, तो वहाँ तो जाहिर सी बात है करेक्शंस आएंगे। तो ये बेनिफिट रहता है कि हाँ भाई शूट मैंने अपने अकॉर्डिंग किया है, तो अगर कुछ सीखना भी होता है एडिटिंग में तो जरूरी है भाई कि आपके पास उस टाइप का क्लिप भी होना चाहिए। तो तो मुझे आप कुछ शूट्स पे वैसा निकाल लेते हो हाँ डाटा। मैं वही प्रैक्टिस करता हूँ शूट पे, देन वही मेरी प्रैक्टिस वापस एडिट पे हो जाती है। तो ये रहता है फायदा। तो आप जैसे शूट और एडिट दोनों करते हो, तो सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता है, एडिटिंग में या शूट्स में? मेरे को सबसे ज़्यादा मज़ा तो जो है ना एडिटिंग में ही आता है। अच्छा, तो फिर Shoot आपने एडिटिंग शूट्स स्टार्ट क्यों किया? शूट इसीलिए स्टार्ट किया ताकि मैं एडिटिंग में और अच्छा कर सकूँ। अच्छा, वो सीखने के लिए कि ताकि एडिटिंग और क्योंकि अच्छी देखो हो जाए। मैं चाहता हूँ मैं ये एडिट करूँ, पर डाटा कहाँ से लाऊं? हाँ। सामने वाले को बोलूँ, वो मेरी बात क्यों मानेगा? हाँ, कोई भी वीडियोग्राफर वो अपने हिसाब से शूट करता है। अपने वो अपना दिमाग चलाएगा, सबका दिमाग अलग अलग है, जैसे सबकी स्किन अलग अलग होती है कि भाई हाँ भाई मेरे फिंगरप्रिंट अलग है, उसके अलग है, ऐसी मैं मानता हूँ दिमाग भी अलग अलग हो सकता है भाई। तो इस हिसाब से मैं शूट करता हूँ, उसी हिसाब से फिर मैं एडिट करता हूँ। तो मेरे लिए ये दोनों एकदम एक ही साथ चलने वाली चीज़ें हैं। अभी जैसे एआई आ रहा है, तो एआई से एडिटिंग में हेल्प मिलती है। बहुत लोगों का कहना है कि एआई है तो एडिटर्स की जॉब जा रही है, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताओगे कि ये सच है? देखो ये बात उनके लिए सच है जो लोग समझ नहीं रहे AI को, लेकिन जो समझ रहे AI को उनके लिए टाइम सेविंग है। अच्छा। अब जैसे मैं अपने केस का बताऊं, मैं पहले क्या करता था, चीज़ों को खुद ही कर रहा हूँ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, AI की हेल्प ले रहा हूँ, चीज़ें आसान हो रही है, मतलब आसान हो रही हैं। अब दूसरा बंदा क्या सोच रहा है, भाई AI आ गया, अगर वही कर देगा तो मैं कैसे करूँगा? तो सामने वाला बंदा उसको हायर कर लेगा। तो आप उसको ही को यूज़ करके उसको बोलो ना मैंने इसकी यूज़ करके अपना ये डाल के टेस्ट डाल के अच्छा बना दिया। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, अब जैसे मान लो मैं एक स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, अब मैंने एक स्क्रिप्ट लिखा, अब मैंने लिखा सिर्फ टॉपिक, उसके अंदर सब हेड जो है वो डाला। अब उसके अंदर जो चीज़ें फिल करनी है ना, वो मैंने AI को बोले भाई तू भर के दे दे मुझे, ChatGPT से पूछ लो एक बार। उसने करके दिया, मुझे जो जो अच्छा लगा देन ठीक, वापस से कॉपी किया, वापस उसको बोला इसको और मॉडिफाई करो, इसके अंदर थोड़ा सा और सस्पेंस लेकर आओ टॉपिक के अंदर, वो करके देगा। मेरा क्या हुआ, टाइम सेव हुआ और आसान भी हो गया। आसान भी होगा। दूसरी बात ये है कि हम चाहे जितने भी अच्छे फ्लो में बोल रहे हो, हमारी जो एज है एक दोस्त यारी में रहने वाली, हमें ना कभी कभार वर्ड्स का ना पता नहीं होता है कि हाँ ये वर्ड इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा सुनने में, वो AI हेल्प करता है। अच्छा। तो इससे काफ़ी अच्छा आउटपुट निकल कर आता है कि हाँ भाई AI हमारी हेल्प कर रहा है। लेकिन सामने वाले बंदे क्या करते हैं, AI आ गया मेरी हेल्प नहीं हो पाएगी, अब मतलब मेरी जॉब चली जाएगी, ऐसा नहीं है। बहुत जगह AI ने बहुत से लोगों को सेव किया है। अगर आपको AI यूज़ करना आ गया तो आप वैसे ही 1 लाख कमा लोगे, भले आपके पास टैलेंट होना हो। अगर आप प्रॉम्प्ट ही लिखना सीख जाओ ना एक तरीके से, तो आप प्रॉम्प्ट लोगों को बता के ही आप 1 लाख रुपए कमा लोगे। उसकी भी एक छोटी छोटी रील भी बनाएंगे तब भी बहुत लोग देखेंगे। जाहिर सी बात है। आप अगर एक ध्रुव राठी को जानते होगे, हाँ। ध्रुव राठी की हर वीडियो में आपको एक चीज़ मिलेगा कि मैंने अपना एक कोर्स लॉन्च किया है जिसके अंदर ChatGPT के बारे में मैंने बताया कि कैसे प्रॉम्प्ट को यूज़ करते हैं। तो उसने AI को क्या किया है, यूज़ ही तो किया है। AI ने उसकी जॉब तो नहीं हटाई, AI की ही यूज़ करके वो पैसा अर्न कर रहा है। 5,000 रुपये उसके पर एक उसके बारे में बताकर ही अपने मतलब अर्निंग कर वो सिर्फ AI के बारे में बता रहा है और पैसा कमा रहा है। तो AI ने उसकी जॉब का खाई, उस वक्त AI को खा रहा है। जाहिर सी बात है। तो ये उन लोगों के लिए उल्टा हो गया जो ऐसा बोलते हैं। जो बोलते, प्रॉब्लम ये है ना, वो सोचते ऐसा है। अगर मेरे पास कोई एक अच्छा माइक आ गया है तो यूज़ करना मुझे आना चाहिए। या तो मेरे लैपटॉप में वर्क करेगा या तो नहीं करेगा। अब वर्क नहीं कर रहा है तो भाई मुझे वर्क करवाना है उससे, तो वो आपको आना चाहिए। क्योंकि देखो जैसे जैसे चीज़ें बदलती है ना, आपको भी बदलना पड़ेगा, आप नहीं रह सकते उस पैटर्न में। अगर आज से पहले अगर बाइक आई हुई थी तो लोगों ने कार पे आना शिफ्ट किया, तो लोगों को चलाना सीखना पड़ा ना। ये तो नहीं है कि बाइक ही आई है तो बाइक ही चलती रहेगी अब जिंदगी भर, कार आई है तो भाई कार भी चलाना पड़ेगा। तो वही है कि AI आया है तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको चेंज करना पड़ेगा अपने आप को। या तो आपको ज़्यादा सोचना पड़ेगा या तो आपको मल्टीटास्किंग करनी पड़ेगी अब, बट कुछ ना कुछ तो आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे, तो ही आप और ज़्यादा अर्न करोगे। तो आपने AI को यूज़ करके कभी कोई वीडियो बनाई है या कोई रील या कोई वीडियो ऐसी बनाई? मैंने अभी रिसेंटली 2 YouTube वीडियो बनाई हैं जिसके अंदर मैं चाहता था कि और सस्पेंस क्रिएट हो ताकि ऑडियंस रुके, और सीरियसली ऐसा हुआ भी। ChatGPT ने मेरे लिए वो स्क्रिप्ट लिखी। स्टार्टिंग का पहले मुझे टेस्ट पसंद नहीं आया, मैंने बोला चेंज करो, फिर मुझे पसंद नहीं आया, मैंने बोला चेंज करो, फिर मुझे पसंद नहीं आया, फिर मैंने हिंट दिया कि नहीं थोड़ा सा और रोक के रखो लोगों को कि वो एटलीस्ट 3 मिनट तक रुके, फिर मेरी वीडियोस में इंटरेस्ट आए,
तो उसने वो भी किया। उसको आप जितना परेशान कर सकते हो ना उतना परेशान करो, वो तंग नहीं होगा। लेकिन नहीं, मैं वीडियो एडिट के लिए पूछ रहा हूँ कि मतलब कोई ऐसी वीडियो बनाई एआई से रिलेटेड। AI आजकल से जैसे वो रिलेटेड मैंने बनाई है। मंकी वगैरह वाली बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी। मैं बता रहा हूँ, वो मंकी वाली वीडियो मैंने अभी रिसेंटली बनाई है कि उसको कैसे बनाते हैं। वो VO3 के उससे बनता है। वैसे वो पेड सब्सक्रिप्शन है कि अगर आप उसको 2000 रुपये वैसे लोगे। वैसे मैं फ्री तरीका बताऊँ क्या है, आराम से उस पर पेड करो। बता दो ऑडियंस को, हमारी ऑडियंस को मैं ये बताना चाहूँगा, अगर आपको यूज़ करना है VO3 तो उस पर सब्सक्रिप्शन लो, और जैसे ही आपका 29 डेज हो उसे कैंसिल कर दो, पैसा रिफंड और वीडियो की वीडियो बन जाएगी। ये है कि ठीक भाई, है, तो ये हैकर है भाई, हैकर। हैकर नहीं है भाई। मतलब ये है कि अगर तुम्हें यूज़ करना है तो भाई 29 डेज यूज़ करो। उन्होंने साफ बोल रखा भाई, आपको अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप पैसा रिफंड ले लो। भाई मुझे 29 दिन तक तो पसंद आया, लेकिन 30वें दिन पसंद नहीं आया। जब पैसे देने की बारी आई तो पसंद नहीं आया। क्योंकि 30वें दिन ही आपके वो कैप्चर्ड हो जाएगा पेमेंट तो फर्स्ट डे होगा ही होगा, बट वो 30वें दिन अगर आपने यूज़ कर लिया तो पैसा रिफंड नहीं होंगे। पर 29वें दिन आप डाल दोगे नहीं मुझे रिफंड चाहिए, तो आपने ऐसे ही किया? नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने तो यूज़ किया। भाई मुझे वीडियो बनानी थी, अच्छा, तो मैंने तो यूज़ करना ही पड़ेगा। देखो अब ये होता है ना कि जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको सिर्फ एक ही वीडियो बनानी है, उनके लिए तो चलो ये चीज़ काम करेगा, बट मुझे तो इस फील्ड में ही रहना है, मुझे तो उसका यूज़ करना है बार बार, ताकि भाई मेरी वीडियोस में हेल्प हो। तो मैंने ये वीडियो बनाई थी, मेरे तो उससे कम से कम 1.5-2 मिलियन करीब व्यूज़ आए उससे। आपकी एडिटिंग और शूट्स में ऐसा क्या अलग है जो लोगों से अलग बनाता है? देखो मैं जब शूट कर रहा होता हूँ तो मेरा कोशिश ये होता है कि हमेशा हैप्पीनेस, इमोशंस, कपल्स जो बात कर रहे हैं उनमें कुछ निकल कर आए, मेरा इस पे फोकस होता है हमेशा। और ये जो है इंडिया में अभी बहुत सारे फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स जो है ना नहीं करते हैं। तो हो सकता है कि मैं थोड़ा सा आगे चल रहा हूँ, और ये जो है किसी और कंट्री में ये बोरिंग हो चुका है, या फिर आप ऐसा कह लो कि वहाँ पे ट्रेंड खत्म होने वाला है और यहाँ पर शुरू हो रहा है। तो मैं जो भी ट्रेंड चल रहा होता है उससे पहले ही उसको भापने की कोशिश करता हूँ, और उस चीज़ को, उस टेस्ट को वापस से एडिट में और वीडियोस में लाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि ना मेरे को बाकी लोगों से थोड़ा सा लगता है कि हाँ मैं उससे बेटर कर रहा हूँ। ऐसा मुझे खुद लगता है, बाकियों का तो मैं कह नहीं सकता, बट यही कि जितनी भी एडिटिंग मेरी रहती है उनमें मैं कोशिश करता हूँ कि हाँ भाई हैप्पीनेस, इमोशंस पे वो करूँ, जिससे अगर कपल्स के अलावा भी बाकी लोग जो देख रहे हैं ना उनको भी थोड़ा सा अपने आप को फील आए कि हाँ भाई बहुत अच्छी वीडियो एडिटिंग हुई है, या फिर हमें देखकर पसंद आ रही चीज़ें, रिलेट करें थोड़ा बहुत। तो आपको इमोशंस कैप्चर पसंद है या फिर स्क्रिप्टेड? मेरे को देखो रैंडमली जो चीज़ कैप्चर हो रही है वो तो देखो नेचुरल होती है, उसमें तो नो डाउट कि वो बेकार हो सकती है, वो बढ़िया ही होगी। लेकिन अगर क्लाइंट ने हमसे ये पहले ही कह रखा है कि नहीं मुझे थोड़ा सा इस टाइप का चाहिए, और क्लाइंट है नहीं वैसा, तो देखो फिर स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी। तो क्लाइंट के हिसाब से चलते हो? हाँ, अगर देखो क्लाइंट मुझसे कह रहा है नहीं मुझे फन चाहिए और मुझे ऐसी वीडियो चाहिए, उसे चाहिए तो वैसा ही, बट वो खुद वैसा नहीं है, समझ रहे हो आप? तो इसमें फिर आपका रोल खड़ा होता है कि हाँ भाई आपको अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे उस टाइप की आउटपुट निकल कर आए, बट क्लाइंट हंसने वाला इतना नहीं है। तो अब आप क्या करोगे? स्क्रिप्टेड करोगे, चीज़ें ऐसे बोलोगे आप क्लाइंट के सामने जिससे वो हंसे, ये आपका ही काम है। अगर आप ही कुछ ऐसा नहीं करोगे तो क्लाइंट हंसेगा ही नहीं, क्योंकि आपको ही, कैमरे वाले को ही सारे उनके साथ रहने हैं। तो जितने भी फोटोग्राफर्स होते हैं, वीडियोग्राफर्स होते हैं, उन लोगों को क्लाइंट के साथ रहते वक्त भी थोड़ा बहुत बात करते रहना चाहिए, ताकि थोड़ा सा फ्रेंडली फील करे, ताकि हाँ, कंटेंट भी निकल कुछ कंटेंट निकले। तो जो भी निकलेगा आउटपुट वो फिर एडिटिंग में और मज़ा आएगा। ये रहता है। जैसे एडिटिंग के दौरान पे क्लाइंट कई बार बहुत सारे चेंजेस दे देता है, ठीक है, और आपको लगता है नहीं यार वीडियो तो अच्छी लग रही है, सब कुछ सही जा रहा है, तो उस टाइम पे आप क्लाइंट को कैसे मैनेज करते हो? देखो जब मैं एडिटिंग कर रहा होता हूँ और मैं फर्स्ट जो ड्राफ्ट होता है पहले अपने तरीके से, अपनी संतुष्टि के लिए, अपने जितने भी चीज़ें होती हैं वो क्लियर कर लेता हूँ, भाई बढ़िया लग रहा है मुझे, अब ये क्लाइंट को मैं भेजता हूँ। अब क्लाइंट को भेजने के बाद वो मुझसे कहते हैं कि नहीं गौरव मुझे सॉन्ग पसंद ही नहीं आया, या फिर सबसे बड़ा मस्त यही वाला रहता है, तो म्यूजिक नहीं पसंद आ रहा, वीडियो बढ़िया लग रही है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि उनको ये तो दिख रहा है कि बंदे ने मेहनत करी, बस गाना उनको समझ में नहीं आ रहा। तो उनको ये नहीं पता होता कि अगर गाना चेंज हुआ तो क्या क्या चैलेंजेस एडिटर को फेस करने पड़ेंगे, उनको ये आइडिया नहीं होता, सारा सीक्वेंस ही चेंज हो जाता है। हाँ, क्योंकि वो एडिटर नहीं है। लेकिन यही बात है ना कि उनके लिए तो बहुत छोटी सी चीज़ है, बट वो हमें पता है। बट हम क्लाइंट को समझाने जाएंगे ना कि नहीं सर गाना चेंज नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाएगा, जो समझदार होगा वो समझ जाएगा। बट अगर जो समझदार नहीं होगा, या फिर जिसको कह लो आइडिया ही नहीं है, वो तो यही सोचेगा कि आप बस निपटा रहे हो, काम को बस करना नहीं चाह रहे हो, है ना। उसको क्या पता भाई कि गाना चेंज करने की वजह से बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, या फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और एडिट, उसको नहीं पता। अगर आप ऐसी चीज़ें किसी क्लाइंट से बोलोगे तो उसे लगेगा कि आप करना नहीं चाह रहे हो, तो क्लाइंट से बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर जैसा बोले वैसा कर दो। अगर वो बोलता है मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई है, आपने जो अपना फर्स्ट ड्राफ्ट जो दिया है बढ़िया,
वो अपना एक्सपोर्ट करके अपने पास रखो, ताकि आप इन फ्यूचर उसको वापस से बोल सको सर कि देखो पहले वाला इससे तो बढ़िया ही था सर। इसलिए क्योंकि जब आप उसके अकॉर्डिंग काम करोगे ना, तो जब आप एक एडिटर हो तो जाहिर सी बात है कि आपने बढ़िया ही सोचा होगा और बढ़िया ही निकाला होगा। और जब आप क्लाइंट के अकॉर्डिंग काम करते हो तो जाहिर सी बात है कि आपको उतना पसंद नहीं आएगा जितना आपने पहले अच्छा बनाया था। तो पहले वो वाला जो आपने पहले भेजा था खुद बना के वो अपने पास सेव रखो, और उसका प्रोजेक्ट फाइल भी सेव रखो। फिर क्लाइंट के अकॉर्डिंग बनाओ और क्लाइंट को दो कि सर देखिए मैंने ये आउटपुट निकाला है। अब देखो फर्स्ट टाइम पे जो एफर्ट्स लगते हैं ना वो सेकंड टाइम पे नहीं लगते हैं। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, आपको पता रहता है कि भाई ये जो क्लिप है यही क्लिप रखूंगा, इसी को ही बस बीट आगे पीछे करना है ना। आप ये तो नहीं करोगे कि नहीं भाई हटाओ सारा का सारा, अब वापस से तीनों चारों कैमरे खोलता हूँ और काम करना शुरू करता हूँ, नहीं करोगे आप। तो क्या करोगे आप, काम करके जब क्लाइंट को दोगे ना तो क्लाइंट को ये लगेगा कि यार नहीं यार मेरा पहले वाला ही इससे ज़्यादा बेटर था। कई बार क्लाइंट बोलता भी है, जैसे चेंजेस करा लिए सब कुछ करा लिया होता, नहीं यार आप एक काम करो पहले वाला ही फाइनल कर दो मेरा। तो इसीलिए आपके पास अगर पहला वाला प्रोजेक्ट फाइल रहेगा और वो वीडियो रहेगा तो देते के साथ ही वो फाइनल है, फिर बात ही खत्म हो जाएगी। और आपके साथ कभी ऐसा कोई फनी मोमेंट या ऑकवर्ड मोमेंट जो आज भी याद हो, शूट के दौरान पे कुछ ऐसी चीज़ हुई है जो आज भी याद हो आपको? देखो मेरे सामने तो ऐसे काफ़ी सारे कपल्स आए हैं जो बहुत फ़नी भी हैं, बहुत सीरियस भी रहते हैं। तो एक क्लाइंट ऐसे थे जिनका ना ग्रूम जो था वो बहुत ज़्यादा सीरियस था, पर जो ब्राइड थी वो बहुत ज़्यादा फ्रैंक थी। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि मैं तो कपल के साथ एक ही जैसा बिहेव करूँगा, मैं ब्राइड के साथ बहुत अच्छे से नेचुरल बात कर रहा हूँ, मैम ठीक है, वो भी हंस रही हैं, लेकिन वो ग्रूम गुस्सा हो गया। तो यहाँ पर ना मेरे साथ मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। अब देखो ग्रूम मुझसे नहीं बोल रहा तो मैं उससे नहीं बोलूँगा, लेकिन ब्राइड मुझसे बोल रही है तो मैं उससे बोलूँगा। तो ग्रूम का ये कहना है कि नहीं नहीं आप ऐसा करो, आप उनका ही शूट करे जा रहे हो, आप उनके पीछे पड़े हुए हो, आपको मतलब बोथ साइड का काम दिया हमने, आप दोनों साइड काम नहीं कर रहे हो, सिर्फ एक ही साइड ध्यान दे रहे हो। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा लगा कि यार क्या क्या करा जाए इस सिचुएशन पे, क्या करा जाए भाई, करना तो मुझे दोनों के साथ काम है, बट ग्रूम जब दे ही नहीं रहा आउटपुट तो मैं कितने एफर्ट्स लगाऊं। वो किसी और थिंकिंग को लेके बैठा पड़ा है, मैं ब्राइड के साथ नेचुरली बात करूं ताकि शॉट निकल सके हंस हंस के। फ्रैंकली होना पड़ता है ना काम हाँ, निकलवाने के लिए, होना पड़ता है, लेकिन ग्रूम पता नहीं किस माइंडसेट से था, वो गलत ही दिमाग ले। हाँ, तो ये मेरी ज़िंदगी का ऐसा था कि भाई थोड़ा सोच समझ के काम करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि हम किसी से भी कुछ भी बोल दें, तो उस देखना पड़ता है सब चीज़ों को। जैसे आपको कभी किसी एडिटर के साथ या फिल्म मेकर के साथ आगे काम करने का मौका मिले तो आप किसके साथ करना चाहोगे? देखो मेरे तो एक ही है कि एक साउथ के सर हैं जो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, है ना। वो आपको फॉलो करते हैं? हाँ, वो मुझे फॉलो करते हैं और मैं उनके तो साथ काम करना मैं तो उनको फॉलो करूंगा ही। तो वो मुझे फॉलो करते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, क्या पता अनफॉलो कर दें। तो मुझे तो उनके साथ ही काम करना है। साउथ के बहुत बड़े एडिटर हैं वो, और वो काफ़ी बड़ी वेडिंग लाइन से ही हैं? नहीं वेडिंग लाइन से नहीं, मूवी लाइन से हैं वो, बट उनके जो एडिटिंग करने का स्टाइल है वो बहुत डिफरेंट है। बहुत ऐसी मूवीज़ है जो ब्लॉकबस्टर हैं, बहुत सारी ऐसी मूवीज़ है जो बहुत करोड़ों में उन्होंने कमाया है, और बहुत से लोगों ने उन मूवी को जानते भी हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में और इंडिया में भी। तो मुझे उनके साथ तो काम करना है इन फ्यूचर कभी ना कभी। जो आने वाले वीडियो एडिटर हैं, सिर्फ फिल्म मेकर हैं, उनको कोई एडवाइस देनी हो तो आप क्या एडवाइस दोगे? मैं उनसे यही कहूँगा कि आपको अपने आप से किसी को कम नहीं समझना, आपसे बढ़ के भी बहुत से लोग हैं और आप भी बहुत बढ़ के हो। अच्छा, देखो ये वो लाइन है जिसके अंदर ना आप कितने भी उम्र के हो जाओ, अगर मैं आज अगर 24 साल का हूँ तो मुझे पता है कि अभी भी मेरे अंदर ऐसी बहुत सी कमी है जो मुझे सीखना है। तो अगर आप एक बहुत अच्छा नंबर अचीव कर लो फॉलोवर्स का, तो भी आप ये मत सोचना कि नहीं मुझे तो बहुत कुछ आ गया। तो आप अगर ये चीज़ जिस दिन सोच लोगे उस दिन आपका डाउनफॉल शुरू है। इस लाइन में ना कमाना बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, बस एक बार खड़े होने की ज़रूरत है सही से। क्योंकि देखो स्टार्टिंग पीरियड में मैं क्या करता था ना, लगा पड़ा एडिट में, ना सुबह देख रहा हूँ ना शाम देख रहा हूँ, कभी कभार 2-2 दिन तक जग रहा हूँ, तीसरे दिन आराम से सो रहा हूँ। ये सब चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि इसमें क्या होगा आपका हेल्थ जाएगा, और जब एक बार हेल्थ पे बात आती है ना तो फिर आपका वो बहुत लंबा टाइम लेके जाता है और बकायदा पैसे भी लेके जाता है। तो जब भी आप इस लाइन में आओ तो आप अपनी हेल्थ पे हमेशा ध्यान रखो। दूसरा, जब भी वर्क करो माइंड सेट बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए भाई कि मुझे एडिट करना है और अच्छा करना है, ट्रेंड के साथ चलना है। तो इस वजह से जितने भी एडिटर हैं वो लोग पैसे के पीछे ना भाग के, शुरुआत में अगर वो अच्छा अर्न कर रहे हैं तो फिर चलो आगे का कोई कुछ कह नहीं सकते, बट स्टार्टिंग पीरियड में ना उन लोगों को अपने टैलेंट पे वर्क करना चाहिए। जितना वो इसको फिनिशिंग देंगे अभी स्टार्टिंग में, उतना ही वो बाद में निखरेंगे आगे। लेकिन स्टार्टिंग में उन्होंने सोच लिया नहीं भाई मुझे 5,000 ही चाहिए, 5,000 ही चाहिए, कैसे भी करके 5,000 में रह जाते हैं फिर वो।
फिर मैं कह रहा हूँ वो 2-4 महीने तो कमा लेंगे पैसे, उसके बाद उन्हें कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि 5,000 में भाई बहुत अच्छी एडिटिंग होती है। कोई कोई 2,000 में भी एडिटिंग करता है, वो अच्छी इसलिए नहीं करता कि भाई मुझे 2,000 दे रहा है, या फिर वो इसलिए नहीं कि नहीं उसके लिए 2,000 बहुत ज़्यादा है, वो इसलिए करता है क्योंकि उसको करना है अच्छा। तो अगर आप के चक्कर में करता है, वो अपने फ्लो में रहने के लिए करता है। अगर आप एडिटिंग कर रहे हो और आपको कोई 10,000 रुपये दे रहा है और आप एडिटिंग अच्छा करोगे, लेकिन वहीं कोई अगर 5,000 दे रहा है, तो आप उसकी एडिटिंग ख़राब कर दोगे क्या? नहीं ना। आपको जो आता है वो तो आप एटलीस्ट करोगे ना। तो वही है कि अगर आपको कोई 5,000 दे तो आप करो, कोई 10,000 दे तो भी आप एडिटिंग करो। अब इसका मतलब ये नहीं कि 5,000 देगा तो आप फिर भी एडिटिंग करोगे, फिर लेकिन मन से नहीं करोगे, या तो करो ही मत, काम ही मत लो, फिर तो काम ही मत लो आप। क्योंकि देखो अगर आप ऐसा करोगे तो आप उसको ख़राब नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को ख़राब कर रहे हो। जब आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करते हो और मन लगा काम नहीं करते हो ना, तो नेक्स्ट टाइम जब आप प्रोजेक्ट पे काम करोगे उसमें भी आपका 100% मन नहीं लगेगा। तो जब कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करो, मन लगा के करो, या तो करो मत, रेस्ट कर लो 2 दिन, कोई दिक्कत नहीं है। करो, बस काम करो तो दिल से करो ना, ये कोई मजदूरी थोड़ी है। मतलब फिर इस लाइन में आना ही क्यों है, जाहिर सी बात है ना। ये क्रिएटिव लोगों की लाइन है ना, इसमें तो क्रिएटिव लोगों की लाइन है। इसमें अगर आपको नहीं काम करना, आओ ही मत। अगर आना है तो भाई फिर सब कुछ भूल जाओ। तो अभी जैसे वेडिंग सीजन आ रहा है, उसके लिए कोई तैयारी कर रखी है आपने? तैयारी देखो यही है कि हर साल पिछले साल से हम बेस्ट करना चाहते हैं। कुछ कोशिश रहती है, करना ना करना वो तो अब ऑन ग्राउंड ही पता चलता है, बट कोशिश करना ही ये हमारे लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है भाई, कि हम कर तो रहे हैं एटलीस्ट। अब कुछ लोग होते हैं कि नहीं, पिछले साल हमने बस 5 लाख का अर्न किया था, इस साल हम 10 लाख का करेंगे। कैसे करेंगे नहीं पता, करना है। होड़ में जो होती है ना कि हाँ भाई होड़ है भाई, मुझे करना है, वो नहीं होना चाहिए। मैंने पिछले साल 5 लाख का किया था, इस लाख भी भले 5 लाख का हो जाए, पर चेंजेस दिखनी चाहिए मेरे काम में। तो ये होता है, इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। पिछले साल हमारे पास जो कैमरे थे, अब हमने अपग्रेड करे अपने कैमरे, सारे M4 करे, अब ये अपग्रेड करा हमने। माइक पहले हमारे पास अच्छे नहीं थे, नॉइस आती थी उसके अंदर, अब हमने अच्छे माइक ले लिए हैं। हम पहले इंटरव्यूज़ कम लेते थे, बट अब हम इंटरव्यूज़ लेने लग गए हैं ज़्यादा से ज़्यादा। नेचुरल शॉट हमारे पास बहुत कमी रहती थी उस टाइम पे, अब हम नेचुरल शॉट पे ही फोकस करते हैं, कहाँ से कुछ ना कुछ मिल जाए। धीरे धीरे मतलब इम्प्रूवमेंट आ रही है। हम चाहते हैं कि और बेटर हो हमारा काम, भले अर्निंग उतनी रह जाए, 1 साल 2 साल ही तो रहेगी, लेकिन जब काम ही बेटर हो जाएगा 5 साल में, तो जाहिर सी बात है अपने आप ही हम सीधा 5 लाख से 25 लाख पे आ जाएंगे। वही तो। हाँ, तो अब आते हैं हम इंस्टाग्राम की जर्नी पर। अभी हमने बहुत सारे एडिटिंग के और शूट्स के बारे में बात कर ली, अब इंस्टाग्राम के बारे में थोड़ा बताओ, जो आपका पेज है कैसे क्या है। तो एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि जैसे इंस्टाग्राम के पीछे आपकी क्या मोटिवेशन रही? देखो इंस्टाग्राम के पीछे मेरा एक ही मोटिव था कि मुझे ये पता था कि हाँ मैं कर लूँगा। अब ये आया कहाँ से करने का रीज़न कि इससे पहले मैं यूट्यूब पे अपना टाइम दे चुका था बहुत लंबा, तो वहाँ से आइडिया था मुझे कि मेहनत तो इतनी कर चुका हूँ मैं, बट यूट्यूब पे आउटपुट इसलिए नहीं निकला क्योंकि वो मैं एक्टिंग के पीछे भाग रहा था, जो कि बहुत गंदी थी मेरी एक्टिंग। इसके पीछे मुझे भागने की जरूरत है, तो मैं रियलाइज़ हो गया। हाँ मुझे बहुत लेट हुआ, लेकिन 4 साल देना बहुत बड़ी बात होती है। तो फिर जब मैं इंस्टाग्राम पे आया तो मुझे पता था कि एक्टिंग तो बहुत बेकार है, लेकिन एडिटिंग तो थोड़ी ठीक ठाक है। तो मैंने यहाँ पे एक्टिंग ना छोड़ के अपनी एडिटिंग के पीछे भागा हूँ। तो जितनी भी एडिटिंग आती थी, मुझे जुलता ही चूज़ किया तुमने, एक्टिंग एडिटिंग। तो वही था कि लेकिन एडिटिंग आती है लेकिन एक्टिंग नहीं आती, तो एडिटिंग को आती थी तो उसको ही बताना शुरू कर दिया मैंने फिर। तो आप जैसे कि आजकल देखा है मैंने कि लोग बहुत मेहनत करते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स अपलोड करते हैं, 3-3 4-4 साल हो जाते हैं, नई ग्रोथ मिलती। तो आपने 1 साल के अंदर मतलब 67 के फॉलोअर आपके 68 के फॉलोअर आपने गेन कर लिए। तो कैसे, क्या ऐसी टिप्स रही, या वो क्या ऐसी गलती कर रहे थे जो आपने नहीं करी? देखो इंस्टाग्राम पे आकर सीधा वीडियो बनाने लग जाना है ना, और उसके बारे में पता ना होना, ये सबसे बड़ी गलती है। अब देखो अगर आप किसी ऐसे क्रिएटर हो जैसे कि हाँ भाई डांस करना है, वीडियो बनानी है, शो ऑफ करना है, दिखाना है, कोई वैल्यू नहीं है उस कंटेंट में, तो कुछ नहीं कह सकते भाई। हो सकता है कि आपके दिखावे के चक्कर में आपके 1 लाख भी हो जाए, बट जो हमारी वेडिंग फोटोग्राफी इंडस्ट्री जो है ना, ये बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत लिमिटेड है। अगर आप एक एरिया में देखो तो 50 फोटोग्राफर मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है। लेकिन नाचने गाने वाले बतेरे मिलेंगे, ठीक है। तो उनके 1 मिलियन और हमारे 1 लाख मैं कहूँगा बराबर है, क्योंकि कम्युनिटी हमारी छोटी है ना। मेहनत भी ज़्यादा होती है। अब जो मेरे जितने भी रील्स हैं उनमें आप देखोगे कि मैं एक तरीके से बस वैल्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपने आप को नहीं दिखा रहा हूँ, मैं अपने किसी भी चीज़ की शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस कुछ ना कुछ वैल्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन बाकी क्रिएटर्स के वीडियोज़ में क्या होता है, वैल्यू कम पक्षोदी ज़्यादा। तो बस यही है कि हम अपनी वीडियोस के अंदर हम अगर 30 सेकंड ही बोल रहे हैं ना, उस 30 सेकंड से बस सामने वाले का फ़ायदा होना चाहिए।
तो आपकी वीडियो की मतलब क्वालिटी आपके अच्छी दिमाग है। में ये थॉट्स कहाँ से आया कि मैं लोगों को टिप्स दूं, एडिटिंग टिप्स दूं, या क्या ये चीज़ें जो सिखाते हो आप छोटी छोटी रील बना बना के, तो वो कहाँ से आया थॉट्स? देखो, सबसे पहली बात ये कि मैं रील्स बनाना अभी जो शुरू कर रहा हूँ, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी पहले मिलती तो मैं पहले कर लेता। बट उस टाइम पे क्या था कि मुझे भी इतना अच्छे तरीके से नहीं आता था, कोई मुझसे सामने से क्वेश्चन कर ले तो शायद मैं नहीं बोल पाता, क्योंकि बहुत मैं लोग भी, इस डर के चक्कर में कर नहीं हाँ, पाते। मैं उस टाइम पे नहीं था इतना ओपन। लेकिन धीरे धीरे करके मुझे समझ में आया कि जो चीज़ मैंने फेस करी उस टाइम पे, वो अब लोगों की हेल्प करने के लिए मैं हूँ इतना। तो क्या करा मैंने उस टाइम पे, जब मैं लोगों से पूछता था मुझे ये बता दो वो बता दो, नहीं बताता कोई जल्दी, एक अलग से टोन दिखती थी उनके चेहरे पे कि यार ये बताना नहीं चाह रहा। अच्छा। हाँ, मतलब बता दूंगा, ठीक है ना, कोई नहीं, ऐसे करके, अरे मुझसे पूछ लो बता दूंगा, लेकिन जब पूछो तो नहीं। तो वो चीज़ ना मैंने फेस करी है, हो सकता है बहुत से एडिटर या फिर जो असिस्टेंट है वो लोग फेस करते हों। तो अब क्या है, आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, जहाँ से आप ना भर भर के ज्ञान ले सकते हो। तो उसके अंदर मैं भी एक हिस्सा बनना चाहता था कि भाई मैं, मेरे पास जितनी नॉलेज है वो मैं सामने वाले को दूँ और उसका फ़ायदा उठाए वो। जो चीज़ मेरे को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, अब वो सामने वाले को ना करनी पड़े। जैसे अभी इतने सारे कंटेंट क्रिएटर आ चुके हैं, इतने कंटेंट क्रिएटर के बीच में अपनी जगह बनाने, इतनी भीड़ में वो कैसे बना सकता है इंसान? इतनी भीड़ में अपनी एक जगह बनाना, हम्म, जो मेरी जगह है वो क्वालिटी वाले लोगों की जगह में है। हम्म, अगर आप क्वालिटी देखोगे ना, अब आप उनके बीच में देखोगे जिनके 4-4 मिलियन फॉलोअर्स हैं, बट आता उन्हें कुछ नहीं। अगर उनका इंस्टाग्राम उनको हटा दो और उन्हें रोड पे खड़ा कर दो, मैं कहता हूँ वो 1 महीने तक वैसे ही रहेंगे जैसे वो खड़े करके गए हो आप। ठीक है, अगर उनकी फेस वैल्यू ना हो तो, क्योंकि देखो, और मुझे अगर आप अभी इस टाइम पे खड़ा कर दो रोड पे, मेरे पास से सब कुछ ले जाओ, मैं 1 महीने में फिर से आपको गाड़ी ला के खड़ी कर दूंगा। तो ये है, हुनर मैटर करता है। हुनर मैटर करता है कि अगर कल को उनके पास अगर कुछ भी नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकते। वो जो इंस्टाग्राम उनका जो है ना, वो उनकी सिर्फ बकचोदी की वजह से चला हुआ है, बकचोदी खत्म, वो खत्म। लेकिन हमारा क्या है, हम अगर बूढ़े भी हो गए ना तो हम सामने वाले को सिखा के कमा लेंगे। तो कुछ ऐसी टिप्स या ट्रिक जो हैं लोगों को बताना चाहोगे, जिससे कि थोड़ा उनको पता चले कि वो चीज़ अपनी वीडियोस में अप्लाई कर सके, जिससे कि जो नए आ रहे हैं उनके हाँ, लिए कुछ जो आइडिया? नए आ रहे हैं उनके लिए मैं बता सकता हूँ कि भाई आप लोग अगर वीडियो एडिटिंग कर रहे हो किसी भी कंटेंट क्रिएटर की, या फिर आप खुद भी ये जर्नी में घुसना चाहते हो, आना चाहते हो, तो आप किस तरीके से ग्रोथ कर सकते हो। सबसे पहले ये कि आपको ऑडियंस को समझना होगा कि ऑडियंस क्या देखना चाह रही है। ऑडियंस लॉन्ग वीडियोस कम से कम देखना चाहती है और वैल्यू फटाफट लेना चाहती है। हम्म, तो वो है एक हमारा शॉर्ट और एक है रील्स। हम्म, 2 प्लेटफॉर्म है हमारे पास। बंदे रील्स पे ज़्यादा टाइम देते हैं क्योंकि वहाँ पे चैट भी हो जाती है और रील्स भी स्क्रॉल हो जाती है। बट यूट्यूब पे क्या होता है, शॉर्ट पे ही हो पाता है लेकिन चैट नहीं हो पाती, तो लोग इंस्टाग्राम पे ज़्यादा रहते हैं। तो अब जब अगर वहाँ पे अपनी वीडियोस को डालोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो भी वीडियो है उसके स्टार्टिंग के 15 सेकंड के अंदर वैल्यू का पता लगना चाहिए कि हाँ भाई ये वैल्यू मुझे मिलने वाली है। बट वैल्यू देनी नहीं है, देनी आपको एंड में है। जैसे कि मैं कोई भी वीडियो स्टार्ट करता हूँ तो मैं स्टार्टिंग में बोलता हूँ, हे फिलासिस आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि मैं किसी चीज़ के बारे में बता रहा हूँ जिसकी वजह से ऑडियंस रुक रही है। अब हुक लाइन दे दी मतलब? हुक लाइन दे दी मैंने कि हाँ भाई 3 सेकंड मुझे सामने वाले को रोकना है, मैंने 3 सेकंड रोक लिया। अब जो मैं बता रहा हूँ उसके बारे में बताऊँगा, एंड में रिजल्ट, एंड में क्या होगा, ताकि end तक आउटपुट देखें। निकलेगा, ताकि वो आउटपुट देखने के लिए रुके। भाई इसने जो इतनी सारी चीज़ें बताई है, करी है, इसका आउटपुट निकला क्या, वो कब निकलेगा, वो एंड में निकलेगा। तो अब ऑडियंस जो अगर आई है मेरे पास 50, 100, 200, वो जब एंड तक देखेगी तो जो ऑडियंस 100, 200 देख रही है उसके बाद इंस्टाग्राम उसको खुद ही 3-4 हज़ार लोगों को दिखाना शुरू कर देगा, अपने आप ही प्रमोट करता है। क्योंकि 300-400 लोगों ने तो देखा है ना पूरा। इसका मतलब वैल्यू है कंटेंट में, कुछ है बात, जब भी तो पूरे लोग देख रहे हैं। वैल्यूएबल कंटेंट बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन वहीं अगर आप स्टार्टिंग में क्या करते हो, वैल्यू दे दो सीधा हम्म, कि नहीं भाई मैं ये देना चाह रहा हूँ और ये लो, तो वो देखी तो बट आगे नहीं देखेंगे। तो जो स्टार्टिंग का जो 1-2 सेकंड है ना वो तो देख लिया, बट बाकी की वीडियो में कोई फ़ायदा नहीं है। तो इंस्टाग्राम को क्या लगेगा, बंदा हल्का सा देखा और स्किप कर दिया, तो इंस्टाग्राम आपकी वीडियो को पुश नहीं करेगा। तो ज़रूरी है कि आपकी वीडियो में कंटेंट में कुछ वैल्यू होनी चाहिए, प्लस स्टार्टिंग में हुक होना चाहिए और एक वे होना चाहिए बोलने का। ऐसा ना हो कि आप कुछ भी बोले जा रहे हो, वो भी ठीक नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो थोड़ा सा स्टडी तो करना पड़ेगा। अब मैंने जब इंस्टाग्राम स्टार्ट किया था तो ऐसा नहीं कि मैंने स्टार्ट किया और ग्रोथ हो गई। मैं पहले चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि हाँ भाई देख रहा हूँ कि लोग कैसे बना रहे हैं, क्या बोलना चाहिए मेरे को, कितना बोलना चाहिए, कितना नहीं, कितने मिनट के अंदर कितना चीज़ें फिट हो जाए और बिल्कुल सही लगे देखने में भी और सुनने में भी। तो वो सारी चीज़ें मैंने प्लानिंग करी है, उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम पे आया हूँ। मतलब ये 1 साल की मेहनत नहीं, पिछले
2 साल पहले की मेहनत ये है। उससे पहले की सोची समझी साजिश है भाई पूरी की पूरी, कि भाई मुझे क्या करना है मुझे पता था, क्योंकि इससे पहले ही मैं घिस चुका हूँ अपने यूट्यूब पे। तो लोगों को तो लगता है 1 साल में इसने बस नहीं ग्रोथ नहीं करी ऐसा है। नहीं है, मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे घिस चुका हूँ अपने 4 साल, तो वहाँ से भी एक नॉलेज था मुझे। उसके बाद इंस्टाग्राम जो मुझे दिख रहा था सारा ताम झाम कि हाँ भाई बंदे आ रहे हैं और सही वो पैसा भी कमा रहे हैं और फेमस भी हो रहे हैं। तो मेरा फेमस होने का मोटिव नहीं था, मेरा मोटिव तो ये था कि जो काम कर रहा हूँ वो डाल दो। जैसे आपने इंस्टाग्राम की जर्नी स्टार्ट करी थी, तो 0 से 10K का सफ़र आपका कैसा रहा? देखो जब पहली बार वीडियो डाली थी मैंने, तो पहला फॉलो मैंने खुद ही को ही किया था, खुद ही को फॉलो करा? दूसरे अकाउंट से मैंने खुद को ही फॉलो किया था, वो मेरा पहला फॉलोवर था। हाँ। तो उसके बाद जो 10,000 वाला जो फॉलोवर मैंने अचीव किया था, तो मैं वीडियो तो डालते जाता था, मतलब वीडियो रेगुलर जाती थी, बट रिस्पॉन्स उस हिसाब से नहीं आता था स्टार्टिंग में। बट मुझे ये पता था कि हाँ आएगा ज़रूर, क्योंकि जब एक ऐसी वीडियो वायरल होगी जिसकी वजह से मेरे ही मतलब साइट के सारे फोटोग्राफर्स एडिटर्स जब आएंगे तो उनको और भी कंटेंट दिखेगा, तो फॉलो और बढ़ेंगे। हुआ भी ऐसा ही, एक वीडियो 10,000 प्लस गई, मैं वेट करता रहा, वो फिर 20,000 गई, वो 30,000 गई, वो 40,000 गई। जब वो 40,000 तक पहुंची तब तक मेरे फॉलोवर 5,000 आ चुके थे। अच्छा। तो वो मुझे पता था आएंगे, तो खुशी तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन पता भी था इस चीज़ का कि ऐसा होगा ज़रूर, क्योंकि कंटेंट डालने से पहले ही मैंने सारी प्लानिंग कर रखी थी कि डालना ऐसे ऐसे है, ये तरीका रहेगा बोलने का, इस स्टेप में डालने हैं, सैटरडे को डालना है, संडे को डालना। हाँ मैं सारी चीज़ों पर पहले से प्लानिंग कर रखी थी, संडे को डालना है, सैटरडे को डालना है ना, फिर एक दिन का गैप करना है, भरना नहीं है बहुत ज़्यादा और गैप भी नहीं करना है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल मेंटेन करके चलना है। ऑडियंस से बिल्कुल फैमिलियर की तरह बात करनी है ना, ज़्यादा इंग्लिश वर्ड भी नहीं बोलने हैं, ज़्यादा देहात भी नहीं दिखाना है। तो ये सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए मुझे इस चीज़ का आइडिया था। लेकिन जब मेरे 10,000 फॉलोवर कंप्लीट हुए थे, उस टाइम पे मैं ऋषिकेश में प्री वेडिंग शूट कर रहा था, और उस टाइम मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैं फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में, फर्स्ट टाइम जिसे कहते हैं ना इंस्टाग्राम पे लाइव आना, वो मेरा पहला दिन था कि जिस दिन मेरे 10,000 फॉलोवर हुए थे उसी दिन मैं फर्स्ट टाइम लाइव आया था। कि ये जो इतने सारे रील्स आप शूट करते हो, उसके थॉट्स आइडियाज़ इतने कहाँ से आते हैं तुम्हारे पास? वो गलतियों से सीखते हो? हाँ, मतलब जितनी मैं खुद ही गलती करता हूँ ना, और जब मैं उसका सोल्यूशन ढूंढता हूँ, तो मुझे पक्का पता जो गलती मैंने करी वो सामने वाला भी करता होगा। अच्छा। तो अब सामने वाला परेशान ना हो इसलिए मैं वीडियो बना देता हूँ उन्हीं के लिए। जैसे कि अब बहुत बार क्या होता है ना, हमारे पास पीसी बहुत छोटा है, इतना सस्ता है कि सारा उसमें ना 720 की वीडियो ही एडिट हो पाएगी, समझ रहे हो। लेकिन फिर भी किसी के पास 4K डाटा आ गया, अब वो करे तो करे क्या, कैसे करें? नहीं एडिट कर सकता उसमें, या तो भाई वो 2 लाख रुपए का पीसी बनाएगा तब जाके एडिट कर पाएगा। तो अब जब ये प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा था अपने टाइम पे, तो मैंने क्या यूज़ किया, प्रॉक्सी को यूज़ किया। तो अब प्रॉक्सी यूज़ करने के बहुत अलग अलग तरीके हैं। मैंने मीडिया एनकोडर को यूज़ किया, उसके थ्रू प्रॉक्सी बनाया, फिर उसको 1080p 720p जिसमें भी मेरे को कंफर्टेबल रहता है एडिट करना, सोल्यूशन ढूंढ लिया। अब मैंने सोचा यार जब ये प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ और मैंने इसका सोल्यूशन ढूंढा है, तो बाकी लोगों को भी दिक्कत होती होगी, उन लोगों को मैंने वो सोल्यूशन बताया। अब बहुत से लोगों को 4K शूट करना पसंद है, बट पीसी ऐसा नहीं है, तो अब उनको भाई एडिटिंग करने में दिक्कत होती थी। तो कैमरे के अंदर प्रॉक्सी का भी एक ऑप्शन दिया गया कैमरे में, तो भाई वहीं से प्रॉक्सी बन जाती है। प्रॉक्सी बार बार बनाने की जरूरत ही नहीं है मीडिया एनकोडर में, सिर्फ लिंक करो और काम करना शुरू कर दो। तो ये भी मुझे कंटेंट मिल गया ऐसी, तो इसकी वीडियो बना दी। यही सब आप छोटी छोटी क्लिप्स बना हाँ, जो मतलब मैं जैसे काम कर रहा हूँ और काम करते करते प्रॉब्लम हो गई कुछ, वही प्रॉब्लम मेरे लिए कंटेंट है। वो प्रॉब्लम मेरे को बुरा नहीं लगता, ये प्रॉब्लम तो बहुत अच्छी चीज़ है, वीडियो बनाओ, ये वीडियो बनाओ उस पर अगले दिन, ये रहता है। आज हमारी ऑडियंस को थोड़ा बताओ, जो 30 सेकंड की जो वीडियो होती है उसके पीछे की मेहनत कितनी होती है? देखो 30 सेकंड की जो वीडियो होती है वो एक साथ कम से कम 30 वीडियो लिखी जाती हैं। एक साथ 30 वीडियो मतलब 30 वीडियो कि भाई साहब मैंने अगर कोई प्रॉब्लम फेस करी, आज नोट किया, छोड़ दो। अब मैं उसी दिन वीडियो बना दूं और डाल दूं और 10 दिन तक मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो 10 दिन तो गैप हो गया ना, कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आज प्रॉब्लम हुई, नोट कर लो, छोड़ दो, कल हुई, नोट कर लो, छोड़ दो। जो पहले की प्रॉब्लम थी वो वीडियो डल रही हैं, जो आज प्रॉब्लम चल रही है वो लिख रही हैं, वो डलेंगी आगे। तो ठीक है, ये प्लानिंग ही है सारा कुछ और कुछ नहीं है, ये सिर्फ प्लानिंग है। तो अब जो प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ वो लिखते जा रहा हूँ, और मेरे डेस्कटॉप के सामने ना एक स्टिकर्स आते हैं येलो ब्लू कलर के, वो 30 रुपये का आते हैं, वो मैं लेके रखा हुआ है। जो भी टॉपिक हुआ लिखा, सामने चिपका दिया। फिर मुझे याद आता भाई इस टॉपिक पे वीडियो बनानी है। अब भाई हफ्ते भर का कंटेंट था पिछला, वो लिख लिया मैंने, डाल दिया, खत्म हो गया। अब कंटेंट अब है ही कुछ नहीं डालने को। अब भाई शूट करना शुरू कर दो। जितने भी टॉपिक हैं सबके स्क्रिप्ट लिखो, टॉपिक को बताओ कि किस तरीके से हम इसको ईजी वे में बता सकते हैं, ताकि सामने वाले को कम समय में उसकी वैल्यू मिल जाए।
और इस बीच में मैं अपनी एआई की भी हेल्प ले लेता हूँ कि जैसे मान लो अगर कोई कंटेंट है और मुझे उसके बारे में डीपली नहीं पता कि उसको और कितना ब्रीफली समझाया जा सकता है, मैं वही टॉपिक के ऊपर चैट जीपीटी से पूछ लूँगा। वो मुझे बताएगा कि हाँ गौरव, ये है तरीका और अच्छा बोलने का, मैं उस तरीके से बोल के आपको समझा दूंगा। तो ये तरीका है कंटेंट को रेगुलर डालने का। लेकिन अभी तो बीच में बहुत दिनों से गैप ही हो रहा है क्योंकि मैंने अभी नया काम शुरू करा है ऑफिस का। अपना खुद का। हाँ, तो अपना काम को थोड़ा सा और बढ़ा रहे हैं, तो अभी कंटेंट नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम पे जैसे फ्री होंगे और डालते रहेंगे। चलो, अच्छा लगा गौरव भाई आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच आज भाई। का पॉडकास्ट हम यही ख़त्म करते हैं।